हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और ये इस सीरीज का 18th वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम लोग 100 वीडियोस की एक सीरीज बना रहे हैं जहां वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो ऑफन या तो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें समझ नहीं आते या फिर हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसी ही डॉक्ट्रीन एक पढ़ने वाले हैं आज हम, विच इज डॉक्ट्रीन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ। मान लीजिए कि आप और आपके सिबलिंग के बीच में लड़ाई हो रही है। वो कह रहा है कि मुझे कार्टून देखना है और आप कह रहे हैं कि मुझे क्रिकेट देखना है। अब आपके पेरेंट क्या करें? या तो आपको मना कर दे या उनको मना कर दे और एक इंसान जीत जाए, या फिर दोनों के बीच में हार्मनी लेकर आई जा सकती है। ये बोला जा सकता है भाई तुम 8 बजे तक क्रिकेट देख लो, 8 बजे के बाद वो कार्टून देख लेगा। तो क्या ऐसा किया जाए कि आप दोनों की बात रह जाए और आपके बीच में हार्मनी स्टैब्लिश हो? ऐसा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए। डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि अगर कोई दो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कोई लड़ाई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक को पूरी तरह से कैंसिल करने के बजाय हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे दोनों ही साथ चल पाए, दोनों ही हार्मनी में चल पाए। और इसे ही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कोर्ट्स जब किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रही हैं, किसी मुद्दे पर कोई ओपिनियन दे रही हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि अगर दो प्रोविजंस के बीच में क्लैश है तो एक को पूरी तरह से कैंसिल ना कर कर कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि दोनों ही इफेक्टिवली आगे बढ़े, तो दोनों ही साथ में चल सके, ऐसा कोई तरीका निकाला जाए। इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखिए, आइडिया ये है कि हर एक पार्ट ऑफ द लॉ का कोई ना कोई पर्पस है, कोई भी प्रोविजन मीनिंगलेस नहीं है। तो ऐसा डिसीजन देना कि एक को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दिया जाए, ये ठीक नहीं होगा। अब अगर हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के ओरिजिन पे जाएं, तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। तो हुआ क्या, देखिए, गवर्नमेंट को ना कुछ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने थे, जिसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर कर ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज हमें लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने हैं, जो कि एक डीपीएसपी है। तो अब शंकरी प्रसाद केस में ये क्वेश्चन उठाया गया कोर्ट के सामने बाय द पिटिशनर कि भैया, अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने बोला नहीं, आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। और एक्चुअली डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में लड़ाई नहीं है, ये दोनों साथ चल सकते हैं। तो आइडिया क्या था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं एंड दे आर नॉट वन ओवर द अदर, they rather should be looked at in harmony. So point is, the doctrine of harmonious construction came from Shankari Prasad versus Union of India, saying that both DPSP and fundamental rights should be looked at together and ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि दोनों ही provisions implement किए जा सके। The idea was there should be balance between fundamental rights and directive principles of state policy. DPSP जो पब्लिक गुड के लिए है, वेलफेयर के लिए है, और फंडामेंटल राइट्स जो इंडिविजुअल्स के लिए हैं, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। उनको ऐसे इंटरप्रेट करना है कि वो को एग्जिस्ट कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये 5 मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। पहला, ये बोला गया कि जब भी हम किसी प्रोविजन को पढ़ रहे हैं, जब भी हम किसी एक्ट को, लॉ को, प्रोविजन को पढ़ रहे हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें उसे ब्रॉडली देखना चाहिए, स्पेसिफिसिटी में जाने के बजाय वी शुड लुक एट इट इन एंटायरिटी, ताकि दोनों ही प्रोविजन साथ में काम कर सके। सेकंड, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन समझना है तो मुझे उस लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मुझे ये समझना है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ में कुछ स्पेसिफिक पेनल्टीज क्यों लगाई गई, तो मुझे पहले पूरा इन्वायरमेंटल लॉ देखना पड़ेगा, उसका पर्पस समझना पड़ेगा। So rather than going into only one aspect, I should be looking at the entire law. And then मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट की जगह जगह कोऑपरेशन हो, यानी ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे बोथ द प्रोविजन विच आर सीमिंगली इन कॉन्फ्लिक्ट कैन को एग्जिस्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कोर्ट को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस एक्ट के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या होगा, इसे क्यों बनाया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्ट बनाया गया है फॉर पब्लिक सेफ्टी, तो उसका पर्पस फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करना नहीं है।
उसका पर्पस है लोगों को सेफ रखना. So rather than looking at the wording, the court should look at the intent. लेजिस्लेचर का क्या पर्पस था, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई प्रोविजन है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट दिस एक्ट और दिस लॉ विल ओवरराइड ऑल अदर्स. तो ये बोला गया कि भैया ए लॉ में, ए प्रोविजन में लास्ट में लिखा है दैट दिस आर्टिकल ओवरराइड्स ऑल अदर आर्टिकल्स. तो हम उसको फाइनल मानेंगे. एंड क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट दिस आर्टिकल इज ओवरराइडिंग ऑल अदर्स, देन इट विल बी ओवरराइडिंग ऑल अदर्स. सो अगर किसी क्लॉज में क्लियरली लिखा है दैट दिस ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स, तो उसको आपको प्रिवेल करने देना है. वी हैव टू गो एज पर दैट क्लॉज. इफ इट इज क्लियरली रिटन that this will override everything else, then it is going to override everything else. So what is the conclusion? मैं फिर बता देती हूँ. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि दो प्रोविजंस जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आ रहे हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बैलेंस हो और वो को एग्जिस्ट कर सके. एक दूसरे को ओवरराइड ना करे, एक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना किया जाए. और ऐसा करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है दैट देयर इज बैलेंस दैट इज स्टैब्लिश्ड. हार्मनी इज द प्रिंसिपल. ऑफ कोर्स रूल ऑफ लॉ के साथ, बट व्हाट शुड वी बी एमिंग टू अचीव? वी शुड बी एमिंग टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी. तो ना तो आपका पूरी तरह से क्रिकेट बंद हो, ना उनका पूरी तरह से कार्टून बंद हो. एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे आप दोनों ही अपने अपना टीवी टाइम एंजॉय कर सके. आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर दिस सीरीज, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, please let us know in the comment section and I'll bring a video on it. All the very best. Take care and God bless you.